देखिए यहाँ तक कर चुके थे हम लोग ये टोंगिया शिफ्टिंग एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो उसके आगे देख रहे हैं अब हम एक डिजीज होता है मैड काउ डिजीज। इट फर्स्ट ब्रोक इन द यूनाइटेड किंगडम कॉजिंग डेथ ऑफ मोर 1,80,000 स्पैन ऑफ टाइम। सो इट डिस्ट्रॉयड द इमेज ऑफ सेफ एंड हेल्दी फूड इन यूरोप एंड तो 1990s में आया था, यूके में आया था। 1,80,000 कैटल इसमें मर गए थे। एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन को हम लोग ओलेरिकल्चर बोलते हैं और फ्रूट्स के कल्टीवेशन को हम लोग पोमोलॉजी। देन इन ऑस्ट्रेलिया कैटल रेयरिंग इज डन फॉर मीट रादर दैन मिल्क। तो कई जगह हैं, नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया बल्कि। सो ऑस्ट्रेलियंस आर ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियंस। शहतूश की बात करें, शहतूश इज़ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ शॉल जो गारमेंट गर्मी प्रदान करता है। सो शहतूश इज़ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ शॉल which is woven with the hair of Tibetan antelope called चीरू। तो चीरू नामक तिब्बतन एंटीलोप के स्किन फर से यह शहतूश का शॉल बनाया है। एंड दे आर ऑलमोस्ट एंटायरली फाउंड इन चाइना। चीरू जो एंटीलोप होता है वो चाइना में, इन इंडिया दे आर फाउंड नियर द लद्दाख बॉर्डर्स। अंडर द इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये ग्रीन बॉक्स इकोनॉमिक असिस्टेंस या सब्सिडी कह लो, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में क्या क्या होता है। तो ग्रीन बॉक्स इकोनॉमिक असिस्टेंस में रिसर्च के लिए ग्रांट अलाउड है, जनरल ग्रांट अलाउड है। एनवायरमेंटल मेजर्स को या मिटिगेशंस करने के लिए ग्रांट्स अलाउड हैं। पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के पे खर्चा करने के लिए ग्रांट्स अलाउड है। पेस्ट कंट्रोल के लिए, देन मार्केटिंग एंड प्रमोशन, एक्सटेंशन सर्विसेज एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो व्हाट इट इज़ नॉट गिवन फॉर इरिगेशन एज वेल एज फर्टिलाइजर्स, मतलब बॉक्स सब्सिडी नहीं दिया जाता है एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। फिर से बता दे रहे हैं, रिसर्च हो गया, जनरल हो गया, मार्केटिंग प्रमोशन हो गया, या पेस्ट कंट्रोल हो गया, और एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी के लिए हो गया, अवेयरनेस वगैरह जिसमें आता है। तो उन सभी कार्यों के लिए ग्रीन बॉक्स इकोनॉमिक असिस्टेंस देना अलाउड है स्टैंडर्ड्स जो कि है इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में। इट इज़ नॉट गिवन फॉर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर। फिर गोल्डन क्रीसेंट की बात करो, अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज सिर्फ होता है गोल्डन क्रीसेंट। यहाँ पे ड्रग क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग तो इन देशों में होता है, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। इसके अलावा और कोई भी अगर ऑप्शन में कोई एक चौथा दे देगा तो गलत होगा। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान ही होता है। दैन सैक्रामेंटो सैन जोकिन वैली कैलिफोर्निया, दैट इज़ फेमस फॉर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड सिट्रस फ्रूट। तो मैंने बताया था कैलिफोर्निया और चिले में भी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। तो वहीं की एक सैन जोकिन वैली है जहाँ पे सैक्रामेंटो नामक जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे सिट्रस फ्रूट्स मिलते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होने की वजह से। देन मोका कॉफ़ी कहाँ है? मोका कॉफ़ी इज़ एंड हैंस इट्स नेम। देन पॉटजोल मैंने बता रखा है कि पॉटजोल क्या था, वो कोल्ड टेम्परेट कोल्ड फॉरेस्ट वाले की सॉइल होती है, ठीक है। तो ठीक है, कॉनिफेरस भी कह सकते हो वहाँ पे। सो पॉटजोल इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल फाउंड इन द कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन्स, या कह लो कोल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन, एक ही बात है। तो पॉटजोल पढ़ा था, फिर स्पॉडसोल्स पढ़ा था, दैट वाज द सॉइल फाउंड इन द कोल्ड टेम्परेट ह्यूमिड स्पॉडसोल्स। फिर चर्नोजम पढ़ा था, कोल्ड टेम्परेट ट्रांजिशनल ग्रासलैंड एरिया में जो सॉइल मिलती है। सियरोजम पढ़ा था, दैट वाज कोल्ड टेम्परेट डेजर्ट टाइप ऑफ एरिया में, सच एज गोबी डेजर्ट वगैरह जो सॉइल मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज सियरोजम। देन टी प्लांटेशन रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड हिल स्लोप्स चाहिए होता है, वो भी ऐसा कि जहाँ ड्रेनेज पॉसिबल है, पानी खड़ा ना हो, पड़ा स्टैटिक अगर रहेगा तो वहाँ पे टी प्लांटेशन नहीं किया जा सकता। तो एक तो वेल ड्रेन्ड हिली स्लोप्स चाहिए होता है और सॉइल वहाँ पे हाई ह्यूम। देन अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा ग्रास है, प्रजाति है ग्रास की। इसका साइंटिफिक नेम है मेडिकागो सटाइवा अल्फ़ा, एंड दिस ग्रास इज़ नेटिव टू एशिया। One of the first known herbs known to man. This is very important point. One of the first known herbs to mankind was alfalfa. That's a type of grass native to USA. Sorry, not USA, Asia. Native to Asia and is one of the first known herbs known to mankind. Medicago sativa is its scientific name. Alfalfa, ठीक है। तो एशिया की नेटिव ग्रास। देन अजोला एनाबेना, ये these are used as biofertilizer induced rice cultivation. राइस कल्टीवेशन को फर्दर एम्पलीफाई कैटलाइज करना। एनाबेना नॉट नॉस्टॉक, यहाँ पे अजोला एनाबेना और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी तो काफ़ी जेनरिक सा टर्म है, यहाँ पे 2 स्पेसिफिक टर्म्स याद रख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। एनाबेना और अजोला हो गया। तो
these are used as biofertilizers to induce and promote rice cultivation. अब यहाँ देख लो, things used as biofertilizers में आपका निमोनिक बनता है ARA, that is एजोटोबैक्टर हो गया, फिर राइजोबियम, एजोस्पिरुलम हो गया और BGA हो गया. तो ये मैंने क्या बताया, बायोफर्टिलाइजर. और थिंग्स कंसिडर्ड एज ब्लू ग्रीन नाटा. तो अब सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लू ग्रीन algae दे आर ऑल्सो यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स. जैसे मैंने एनाबेना है, और ये तो एनाबेना इज़ अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन algae यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर. तो इनमें बाइफर्केशन बहुत क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज़ यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर्स एंड व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज अ ब्लू ग्रीन algae. ठीक है, तो मैं पहले ब्लू ग्रीन algae बता दे रहा हूँ. निमोनिक होता है नाटा. सो ब्लू ग्रीन algae कहीं भी देखोगे दैट मीन्स NAT है, दैट इज़ नॉस्टॉक एनाबेना. ये दोनों तो आएगा ही ब्लू ग्रीन algae में. उसके बाद आएगा टॉलिपोथ्रिक्स और फिर एक ए से आएगा ओलोसिरा. ठीक, तो ये ब्लू ग्रीन टॉलिपोथ्रिक्स और ओलोसिरा ये नाटा में, नॉस्टॉक एनाबेना, ओलोसिरा. वेयर एज थिंग्स विच आर यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स, वहाँ पे क्या आएगा, एजोटोबैक्टर वगैरह जाएगा, राइजोबियम चला जाएगा और एजोस्पिरुलम चला जाएगा. ठीक है, तो अरब याद रख सकते हो यहाँ पे. अरब थिंग्स यूज्ड एज बायो, एजोस्पिरुलम, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, ओरोस्पिरुलम. कंफ्यूज कर रहे हो, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पिरुलम है, एजो. तो द वर्ड एजो, सिर्फ ये 3 कैरेक्टर्स पे ध्यान दो, AZO, एजो, दैट हैज़ टू कम इन बायोफर्टिलाइजर. तो एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरुलम ये तुम्हारा दोनों इंक्लूडिंग ब्लू ग्रीन algae, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम एंड एजोस्पिरुलम ये बायोफर्टिलाइजर्स में चले जाएंगे. थिंग्स कंसिडर्ड एज ब्लू ग्रीन algae, नाटा मैंने नॉस्टॉक एनाबेना, टॉलिपोथ्रिक्स एंड द लास्ट वन वाज ओलोसिरा. इसके अलावा कुछ शिफ्टिंग कल्टिवेशन के नाम दे रखे हैं एंड देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस वेयर दे आर प्रैक्टिस्ड. सो देखो, तमराई तुम्हें में पड़ता है, छेना श्रीलंका में पड़ता है, केनगिन ये फिलीपींस में पड़ता है, टोंगिया म्यांमार में, रे वियतनाम में, रोका ये ब्राज़ील में पड़ता है, कॉन्यूको दिस इज़ इन वेनेजुला. तो यहाँ पे ये बोल रहा है. ठीक है, और मसोल ये कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है. फांग दैट इज़ FANG दैट इज़ इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्री. तो जो गबोन, कॉन्गो, DRC वगैरह रीजन्स है वहाँ पे फांग भी होता है और मसोल भी कह सकते हैं, बट मसोल इज़ कन्फाइंड टू कॉन्गो आई गेस. ठीक है, देन लडांग और हुमा ये दोनों ही के दोनों इंडोनेशिया में की प्रैक्टिस होती है, उसको बोलते हैं लडांग और हुमा. लडांग एंड हुमा शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ इंडोनेशिया. मिल्पा इज़ इन मैक्सिको. तो फिर से एक बार बता रहे हैं, यहाँ पे मुझे क्या क्या बोल रहा था. रोका दैट वाज ब्राज़ील, कॉन्यूको वाज वेनेजुला, रोका वाज ब्राज़ील एंड रे वाज वियतनाम. तो ये 3 मुझे बोल रहे थे. देन मसोल एंड फांग की अगर बात करें तो दीज आर इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ अफ्रीका, दैट इज़ कॉन्गो कह लो या फिर सेंट्रल अफ्रीकन रीजन्स कह लो. तो फांग एंड मसोल हैव टू गो विद सेंट्रल अफ्रीकन रीजन या इक्वेटोरियल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका. फांग एंड मसोल. Whereas Ladang Huma has to go with Indonesia, Milpa has to go with Mexico, Conuco has to go with Venezuela, Ray has to go with Vietnam and Roca has to go with Brazil. इसके अलावा टोंगिया म्यांमार, छेना श्रीलंका एंड तमराई कहाँ का है, थाईलैंड. तमराई has to go with इसके बाद लोगन has to go with West Africa and तावी has to go with Madagascar. तो ये 2 और याद कर, ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ. तावी has to go with Madagascar and Logan has to go with West Africa. So Logan has to go with West Africa and Tavi has to go with Madagascar. Moving on, India ranks second in wheat, rice and silk production. In the world, but India has the largest area under rice cultivation followed by China. ठीक है, तो देखो अगर एरिया की बात की जाए तो राइस कल्टिवेशन एरिया की बात की जाए तो इंडिया में लार्जेस्ट एरिया कवर्ड अंडर राइस कल्टिवेशन है, बट स्टिल इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस फॉलोड बाय चाइना. Similarly, India is the second largest producer of wheat and silk as well. सेकंड लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं wheat में, silk में और राइस में. दैन कोकोनट ऑयल की बात करें तो ये इंडोनेशिया इज़ एट द टॉप. इंडोनेशिया फॉलोड बाय फिलीपींस एंड इंडिया. तो इंडिया भी बहुत पीछे नहीं है, 3रे नंबर पे आता है कोकोनट ऑयल में, बट द टॉप इज़ इंडोनेशिया. तो इंडोनेशिया में कोकोनट ऑयल बहुत मिलते हैं फॉलोड बाय फिलीपीन. ठीक है, दैन कैस्टर सीड ऑयल में और बनानाज में इंडिया प्रोड्यूसर्स, तो यहाँ पे इंडिया टॉप पे आ जाता है.
कैस्टर सीड ऑयल और बनाना वीट प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया सेकंड पे आता है और चाइना टॉप पे आता है और तीसरे नंबर पे यूएसए आ जाता है। अच्छा, राइस जीन बैंक ये आपका फिलीपींस में बनाया गया है, आर्टिफिशियली राइस जीन बैंक। देन शुगर केन प्रोडक्शन में ब्राज़ील इज़ एट द टॉप एंड इंडिया इज़ एट द सेकंड। ब्राज़ील आल्सो टॉप्स सोयाबीन प्रोडक्शन। तो ये भी मुझे आइडिया था लगभग। शुगर केन की बात हो रही है, नॉट शुगर। तो शुगर केन की अगर बात करें तो ब्राज़ील इज़ एट द टॉप एंड अलॉन्ग विद सोयाबीन में भी ब्राज़ील इज़ एट द टॉप। कॉटन प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें इंडिया आगे है, बट ऑस्ट्रेलिया हैज़ हाईएस्ट कॉटन प्रोडक्टिविटी मतलब पर जो जितने भी रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कॉटन, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन। ठीक है, तो अगर इंडिया का हम बताएं इन चीज़ों में इंडिया टॉप पे है तो देखो वीट, राइस और सिल्क में सेकंड नंबर पे है। कैस्टर सीड ऑयल और बनानाज में टॉप पे है। कोकोनट ऑयल में इंडिया नहीं है। देन शुगर केन प्रोडक्शन में तो ब्राज़ील टॉप पे है। कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया है। तो देख लो यहाँ पे जो दोनों फाइबर वाले मटेरियल हो गए, जैसे सिल्क हो गया, तो सिल्क में इंडिया टॉप पे कहाँ है? इंडिया इज़ एट द सेकंड प्लेस इन सिल्क प्रोडक्शन। एंड कॉटन प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया इज़ एट द टॉप पोजीशन। देन कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड राइस, तो ये चाइना का मोनोपोली है इस पे, हाइब्रिड राइस। देन शुगर बीट प्रोडक्शन की बात करें तो रशिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बीट। ऑल्सो यूक्रेन प्रोड्यूसर्स ऑल ऑफ इट्स शुगर फ्रॉम शुगर बीट्स ओनली। तो जैसे शुगर केन से बनता है हमारे यहाँ, वहाँ शुगर बीट से बनता है। तो शुगर बीट्स में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रशिया है, फॉलोड बाय यूएसए। देन अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन statistics, India is the largest producer of fruits in the world, while China tops tobacco production. Then Italy is the largest producer of raw silk. तो raw silk की बात करें तो Italy is the largest producer of raw silk. इंडिया की बात करें तो इंडिया तो सेकंड प्लेस पे आता है सिल्क में। तो फर्स्ट पे कौन आता है? इटली आता है, रॉ सिल्क। देन रबर में थाईलैंड इज़ एट द टॉप। हालांकि और भी कंट्रीज़ हैं जो रबर प्रोड्यूस करती हैं प्रचुर मात्रा में, जैसे इंडोनेशिया है, वियतनाम है, मलेशिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया का नाम याद रखना है। इंडोनेशिया एक और चीज़ में टॉप करता है, दैट इज़ आई थिंक कोकोनट ऑयल। इंडिया इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स और रॉ सिल्क में तो इटली है टॉप पे। शुगर बीट प्रोडक्शन में रशिया है टॉप पे और यूक्रेन प्रोड्यूसर्स ऑल ऑफ इट्स शुगर फ्रॉम द शुगर बीट। देन हाइब्रिड राइस में चाइना इज़ एट द टॉप। शुगर केन प्रोडक्शन में ब्राज़ील इज़ एट द टॉप ऑल्सो इन सोयाबीन प्रोडक्शन। वीट प्रोडक्शन की बात करो तो वीट में इंडिया इज़ एट द सेकंड प्लेस, तो चाइना होगा टॉप पे। ठीक है, देन कैस्टर सीड ऑयल और बनानास की बात करो तो यहाँ तो इंडिया टॉप पे है। कोकोनट ऑयल की बात करो इंडोनेशिया है एंड इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वीट, राइस एंड सिल्क प्रोडक्शन। इसके बाद इकॉनमी ऑफ मॉरिशस की बात कर रहे हैं। मॉरिशस और रियूनियन आइलैंड मैंने बताया था मेडागास्कर के वेस्ट में पड़ते हैं। तो वहाँ की इकॉनमी इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द शुगर एक्सपोर्ट्स एज वेल एज टूरिज़्म। ठीक है, दो ही सेक्टर हैं इकॉनमी के वहाँ पे मेजर, एक शुगर एक्सपोर्ट है मॉरिशस का और एक है टूरिज़म। ठीक है, फिर यूएस में यूएसए इज़ नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ज्वार दैट इज़ शॉरगम। ज्वार के केस में यूएस को मोनोपोली चली जाएगी। देन ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील इज़ फर्स्ट एंड वियतनाम इज़ सेकंड इन द कॉफ़ी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रवांडा इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स कॉफ़ी एंड द मोका कॉफ़ी इज़ कहाँ के नेटिव है, मतलब इंडिजिनस है। मोका कॉफ़ी यमन की है मेरे ख्याल से। तो कॉफ़ी प्रोडक्शन में टॉप प्रोड्यूसर कौन है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील शुगर केन में भी टॉप पे है और सोयाबीन में भी टॉप पे है और अभी कॉफ़ी में भी आ गया ब्राज़ील। और हालांकि कॉफ़ी पे सेकंड नंबर पे कौन है वर्ल्ड में? वियतनाम इज़ द सेकंड मोस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ड्यूरिंग 1870 to 1880 ड्यू टू द एपिडेमिक कॉल्ड लीफ रस्ट, कॉफ़ी प्लांटेशन वाज अबैंडन्ड इन मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनीज। तो ये 1870 और 1880 के आसपास ये घटना हुई थी। देन दिस एपिडेमिक फर्स्ट स्टार्टेड इन श्रीलंका। तो ये 1870 और 1880 के बीच एक बहुत ही महामारी हुई थी लीफ रस्ट नामक, जिसकी वजह से ब्रिटिश कॉलोनीज पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्शन कर रही थी वहाँ पे प्रोडक्शन स्टॉल हो गया था और ये समस्या स्टार्ट हुई थी श्रीलंका से 1870-1880। देन रोबस्टा कॉफ़ी हैज़ इट्स ओरिजिन्स इन वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका दैट इज़ उगांडा एंड इथियोपिया। तो जैसे मैंने बताया कि मोका इज़ इंडिजिनस टू यमन, उसी तरह से रोबस्टा की बात करें विच इज़ नॉट वेरी एक्सेप्टेबल एंड
palatable flavor when it comes to the flavors of coffee. Arabica is at the top, most liked flavor of coffee. उसके बाद रोबस्टा उतना नहीं पसंद है लोगों को, ठीक है. मोका का मुझे नहीं पता. तो मोका यमन का होता है और रोबस्टा ये बता रहे हैं कि उगांडा और एथियोपिया यानी कि वेस्टर्न जो तुम्हारा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन है वहाँ पे रोबस्टा कॉफ़ी ज़्यादा मिलती है. और ऑल्सो रोबस्टा इज़ ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया. रोबस्टा इज़ ऑल्सो नोन एज सैनिफोरा या कैनिफोरा बोलते हैं. तो इंडिया में इंडियन रोबस्टा को कैनिफोरा बोलते हैं. Then Sri Lanka used to be huge exporter of tea, but now Kenya exports most tea in terms of quantity, while China exports most tea in terms of value. तो अगर रुपये में देखोगे रुपये में तो China is the highest exporter of tea in terms of value, whereas अगर quantity के बारे में देखोगे तो Kenya is the largest exporter of tea. Then Kona coffee ये हवाई USA में होती है. हवाई lies to the west of US in I think it is नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, ठीक है. तो द हवाई रीजन में कोना कॉफ़ी मिलती है. कोना, द हवाई रीजन. यूएसए इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्रोडक्शन. यूएसए इज़ ऑल्सो फेमस फॉर जोवार, दैट इज़ शॉर्गम. फिर ऑलिव की बात करो तो ये तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में उगता है. तो इटली, अभी हमने इटली के बारे में पढ़ा था. इटली इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क. शुगर केन की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया कि मॉरिशस में 2 ही सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, एक शुगर एक्सपोर्टर और एक टूरिज़्म. तो मॉरिशस इज़ ऑल्सो नोन क्वाइट पॉपुलर फॉर शुगर केन. देन रबर की बात करें तो मैंने बताया कि इसमें टॉप पे कौन है. इस पे रबर में टॉप पे कौन था. रबर में टॉप पे कहाँ गया, ये थाईलैंड. थाईलैंड इज़ एट द टॉप व्हेन इट कम्स टू रबर प्रोडक्शन. हाउएवर देयर आर सर्टेन अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज एज वेल, जिसमें कि एक मलेशिया भी आ जाता है और वियतनाम भी आएगा रबर में, ठीक है. बट सब्सिक्वेंट पोजिशंस पे आएगा. टॉप पे थाईलैंड है रबर में. देन कॉफ़ी की बात करें तो रवांडा कॉफ़ी इज़ फेमस और ब्राज़ील इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी फॉलोड बाय वियतनाम एंड कोलंबिया. ये भी एक आ गया. अब मैंने बताया कि ब्राज़ील इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, तो उसमें कौन सी जगह है, तो कोलंबिया है. देन चाइना की, तो ये आयरन ओर में टॉप प्रोड्यूसर है. चाइना वैसे और भी जगहों में काफ़ी टॉप प्रोड्यूसर है. जैसे टी की बात करो तो हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ टी, तो फिर चाइना एट द टॉप. फिर हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी, तो फिर कीनिया इज़ एट द टॉप, ठीक है. फिर वीट राइस सिल्क में इंडिया सेकंड प्लेस पे है. राइस में चाइना टॉप पे है. हाइब्रिड राइस में चाइना टॉप पे है. मूविंग ऑन, लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन लेबर ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इज़ अ ट्रेट ऑफ कमर्शियल हॉर्टिकल्चर, ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा लेबर अगर तुम छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स में लगाओगे कल्टिवेशन में, तो व्हाट काइंड ऑफ कल्टिवेशन इज़ दैट इज़ कमर्शियल हॉर्टिकल्चर. Now tropical plantations or commercial crops are usually grown on hills as the stagnant water is injurious to their health. Such tropical plantations are in bunches along the sea coasts. It is true that favorable conditions for rubber cultivation in Amazon basin, but there is shortage of workers there. इसलिए फिर वहाँ ब्राज़ील में नहीं हो पाता है रबर का. तो रबर में कौन मोनोपोली बनाया हुआ है, थाईलैंड. तो ये जो ट्रॉपिकल प्लांटेशंस का एक और फीचर देखो, बंचेस अलॉन्ग द सी कोस्ट्स. ये फ्रेज़ जहाँ भी मिले समझ जाना, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल प्लांटेशन कल्टिवेशन, ठीक. एक और फीचर होता है कमर्शियल हॉर्टिकल्चर का, दैट इज़ लार्ज अमाउंट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड ऑन वेरी स्मॉल लैंड, ठीक है. फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से प्लांटेशन क्रॉप्स कौन होते हैं, तो ये देखो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हिसाब से हमने निमोनिक बनाया है AC सीमेंट. दैट मीन अरीका नट, कोकोआ कोकोनट एंड कैश्यू. तो यहाँ 3 बार C आ रहा है, ACCC. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं तो वो अरीका नट, कोकोआ कोकोनट एंड कैश्यू. वेराज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से प्लांटेशन क्रॉप्स कौन से होने चाहिए, तो ये TRC शॉर्ट्स हैं. दैट इज़ ये निमोनिक है TRC शॉर्ट्स. तो इसका क्या मतलब होता है, टी कॉफ़ी रबर स्पाइसेस. ये आपका उसके हिसाब से जाएगा. तो यहाँ पे फ़र्क क्या हो रहा है, कोई कॉमन हो रहा है इसमें, कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से अरीका नट, कोकोनट, कोकोआ एंड कैश्यू. अरीका नट, कोकोनट, कोकोआ, कैश्यू, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से प्लांटेशन क्रॉप्स हो जाती है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हिसाब से कॉमर्शियल क्रॉप्स कौन से हो जाते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हिसाब से कैश क्रॉप्स कौन से हो जाते हैं, दैट इज़ TRC शॉर्ट्स. दैट इज़ टी, रबर और कॉफ़ी एंड स्पाइसेस. टी, रबर, कॉफ़ी, स्पाइसेस. देन transhumance refers to the seasonal movement of people and their herds from valley to mountain and vice versa. तो seasonal migration of people with their
herds from valley to mountain and vice versa, तो इसको transhumance बोलते हैं. The Caucasoids are considered to be the largest racial group in the world, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं. Nomadic herding is a feature of arid areas. Nomadic herding is a feature of arid areas. जिस तरह से मैंने यहाँ दो फीचर बताए थे कि कोस्टल एरियाज़ में बंच प्लांटेशन किसका फीचर है, तो ट्रॉपिकल प्लांटेशन का फीचर है बंचेस अलॉन्ग सी कोस्ट्स. और एक है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, दैट इज़ ऑल्सो कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर का फीचर. तो उसी तरह से नोमैडिक हर्डिंग इज़ अ फीचर ऑफ एरिड एरियाज. एंड सरप्राइजिंगली द नेटिव रेस ऑफ नॉर्थ इज़ मोंगोलॉइड, मतलब नॉर्थ अमेरिका के जो वो मोंगोलॉइड हैं बेसिक. देन एस्पेरांतो बेसिकली इज़ एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज टू सर्व एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज. तो एस्पेरांतो और क्रोएल में देख लेना गूगल पे, CROELE. एस्पेरांतो बेसिकली इज़ एन आर्टिफिशियल टू सर्व एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज. देन अब ये क्या है, L1 population is speaking a primary language, L2 is population not only speaking a primary language but another secondary language. So total population speaking a particular language is L1 plus L2. अच्छा, तो इस लिहाज से देखा जाए तो करंटली इंग्लिश सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, उसके बाद मैंडरिन है, उसके बाद हिंदी और उसके बाद स्पेनिश. तो इंग्लिश, मैंडरिन, हिंदी एंड स्पेनिश. तो स्पेनिश भी बहुत पीछे नहीं है, खासी जनसंख्या स्पेनिश भी बोलती है. इंग्लिश हो गया टॉप पे, इंग्लिश हो गया, फिर मैंडरिन हो गया, फिर हिंदी हो गया, फिर स्पेनिश हो गया. अब मॉरिशस देखो, सिंगापुर में एक है तमिल और तमिल मैंडरिन, ये दो यूनिक लैंग्वेजेस हैं जो इस सिंगापुर में भी काफ़ी एक्सेप्टेंस है और प्रेवलेंस है इन दो लैंग्वेजेस का. मॉरिशस की बात करें तो यहाँ पे क्रियोल बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, उर्दू, भोजपुरी और हक्का. तो ये काफ़ी अजीब से नाम है. तो हिंदी तो मॉरिशस में बोला ही जाता है और भोजपुरी भी बोला जाता है. तो हिंदी, भोजपुरी इज रिमेंबर, ये मॉरिशस में बोला जाएगा. हिंदी, भोजपुरी, उर्दू भी बोला जाएगा. हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, क्रियोल एंड हक्का. तो ये हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, क्रियोल एंड हक्का. सो दीज आर 5 लैंग्वेजेस स्पोकन इन मॉरिशस. एंड ब्राज़ील की बात करें तो यहाँ ब्राज़ील में पोर्चुगीज़ बोला जाता है और सेंट्रल अमेरिका में स्पेनिश बोला जाता है. ठीक है, तो सेंट्रल अमेरिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास, ठीक है, ये सारे निकारागुआ, ये सब जगहों पे स्पेनिश बोला जाता है. मैक्सिको, ठीक है, जबकि तो वहाँ स्पेनिश बोला जाता है, जबकि ब्राज़ील में पोर्चुगीज़. नाउ बांग्लादेश इज़ फेमस फॉर इट्स एथनिक होमोजेनिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन ऑल्सो. तो एथनिक होमोजेनिटी नामक जैसा फीचर कहाँ देखने को मिलता है, बांग्लादेश में. और पंजाबी इज़ वाइडली स्पोकन इन पाकिस्तान बट इंग्लिश एंड उर्दू आर देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ठीक है, इंग्लिश एंड उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है पाकिस्तान, इंग्लिश एंड उर्दू. अब ये जैसे डेनिश हैं तो ये डेनमार्क, डेनिश कहाँ बोली जाती है, डेनमार्क में. डच बोली जाती है नेदरलैंड्स में, और बहासा बोली जाती है इंडोनेशिया में. ये कन्फ्यूजन कई बार होता है. डेनिश डेनमार्क में, डेन्स होते हैं ना, डेन्स, दे बिलोंग टू डेनमार्क. और डच आर सेम एज नेदरलैंड्स. एंड नेदरलैंड्स, आई थिंक नेदरलैंड्स अर्लियर दे वाज नोन एज हॉलैंड, आई थिंक. तो डच इज स्पोकन इन नेदरलैंड्स एंड डेनिश स्पोकन इन डेनमार्क एंड बहासा इज स्पोकन इन इंडोनेशिया. ठीक है, फिर ग्लोबल मिनरल्स हैं, तो ये अब अगले वीडियो में देखते हैं.